हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। थैंक्स। टुडे वी विल briefly discuss about the life and some important works of Geoffrey Chaucer. So friends, this is also called the age of Chaucer. As in our last lectures we have discussed Anglo-Saxon period history of English literature from Chaucer to T.S. Eliot. आफ्टर दैट हमने डिटेल हिस्ट्री की थी इंग्लिश लिटरेचर की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, जिसमें हमने 1066 तक कंप्लीट किया था, कवर किया था। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने एक और वीडियो किया था जिसमें बिफोर चासर लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चासर, हमने जो भी वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो हमने कल वीडियो बनाया था। तो इसके चलते अभी हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ जीकेपीएससी 10+2 लेक्चरशिप की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये चीज आती है कि चासर से, फ्रॉम द एज ऑफ चासर हमको शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, इस सीढ़ी तक हम पहुंच गए हैं अभी। इससे पहले कि हम कैंटरबरी टेल्स, जो कि फेमस वर्क है जाफरी चासर सर का, तो इससे पहले हमें जरूरी लगता है कि वी शुड हैव सम नॉलेज, सम इंफॉर्मेशन, सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जाफरी चासर, पिलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट अस dive deep into the briefly into life and works of Geoffrey Chaucer. So friends, जाफरी चासर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जाफरी चासर जो है, क्या इनकी अगर लाइफ की बात करें, एज की बात करें, इसमें से क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट, स्टेट, किसी स्टेट सेट या ऐसे प्रोफेसर एग्जाम, लेक्चर से जो भी टीचिंग एग्जाम है। तो एक जाफरी चासर जो है एक पिलर है इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें से जरूरी क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ स्पेन के बारे में पूछा जाता है। चासर्स एज या लिटरेरी पीरियड, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1340, 1340 से 1400 तक। और ये पीरियड, ये कहाँ पे इनका ये हुआ हुआ है? लंदन, इंग्लैंड में, क्योंकि वहीं पे उनकी बर्थ हुई है, और इंग्लैंड के रहने वाले थे, लंदन में इनकी पैदाइश हुई है। एंड सो नो, चासर्स बर्थ, और चासर्स की बर्थ की बात करें हम, तो एग्जैक्ट तो है नहीं कुछ, कुछ कभी कभी लिखा जाता 1343 से 45 के बीच में। पर एग्जैक्ट जो माना जाता है इस वक्त, जो राइट आंसर जो माना जाता है चासर की बर्थ ईयर के बारे में, वो 1343 है। और लाइफ स्पेन इनका आ गया 1343 से 1400, 1400 में इनकी डेथ हुई थी। और इनकी बर्थ कहाँ पे हुई है? लंदन, इंग्लैंड में। सो फ्रेंड्स, इनकी पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स इनके थे जॉन एंड एग्नीज डी कम्पटन चासर। जॉन एंड एग्नीज चासर, या डी कम्पटन भी इनको लिखा लिखा जाता है, जॉन एंड एग्नीज डी कम्पटन चासर। तो चासर वाज born इन द रीन ऑफ एडवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, चाहे किसी टेक्निक से तोड़ मोड़ के देंगे, किस हिसाब से देंगे, पर ये पूछा जाता है कि चासर जो है, तीन किंग्स इन्होंने देखे, तीन इन्होंने लोगों का राज दिखा, वहां पे दिखा है। तो चासर वाज born इन द रीन ऑफ एडवर्ड थर्ड, कब पैदा हुए? इन द रीन ऑफ एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड जब किंग थे। लिव्ड थ्रू द रीन ऑफ रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड जो है उनके रीन में, उनकी हुकूमत में भी ये इन्होंने काम किया रहे। उस दौरान भी ये इन्होंने एक अच्छे राइटर का काम किया, अपने ड्यूटी निभाई। एंड डाइड इन द ईयर आफ्टर हेनरी फोर्थ। इस तरह से क्वेश्चन, असेंडिंग द थ्रॉन, तो अपनी असेंडिंग द थ्रॉन, तो फेमस फॉर कैंटरबरी टेल। और इनका ये मशहूर किसके लिए है? और तो बहुत सारी इनका लिखा लिखी हुई कुछ पोइट्रीज हैं, कुछ और भी लिटरेचर है। बट सबसे ज्यादा मशहूर अगर इनका कोई वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में आज तक, वो है कैंटरबरी टेल्स। सो फ्रेंड्स, हमने इसमें मेन चीजें जो याद रखनी क्या है, एज ऑफ चासर पूछे जाए तो क्या है?
एज ऑफ मिलिट्री एज उनका पीरियड जो रहा है, तो 1340 से 1400 तक है। अगर उनकी बर्थ के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन, क्या एग्जैक्ट बर्थ उनका कब है, तो 1343 में हुआ है। उसके बाद अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो खैर पेरेंट्स का कोई उतना नहीं लगता मुझे कि आएगा क्वेश्चन, पर चलो फिर पेरेंट्स को जानना जरूरी है। तो जॉन एंड एग्नीज इनके चासर जो इनके पेरेंट्स थे। तो चासर कब पैदा हुए थे? तीन जो रीन है इनको और याद रखना, 3 2 4, 3 2 4। मैं कर्सर ले जा रहा हूँ इन द रीन ऑफ एडवर्ड थर्ड। मान लो हमें पता नहीं चल कि चलो एक एडवर्ड तो हमें याद था, या मान लो रिचर्ड सेकंड हमें याद है, और दूसरे पता नहीं क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन वहां पे दी होती है, चीजें वहां पे अलग अलग किस्म का वहां पे अरेंजमेंट भी दिया होगा कि अब उनमें उनमें से चुनना कि कौन सा इसमें आएगा। तो सिंपली आपको एक चीज याद रख सकते हो आप क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, 3 2 4, 3 2 4, 3 2 4। हम ये भी कह सकते हैं 3 से 4 तक, 3 से 4 तक, 3 2 4। तो इट मीन्स एडवर्ड थ्री, जहां पे लिखा होगा एडवर्ड थ्री, उसके बाद किसकी बारी है? टू की। अब टू के किसके साथ लिखा हुआ है? रिचर्ड सेकंड। और उसके बाद फोर, 3 से 4 तक, 3 2 4। तो क्या है लास्ट किसकी रेन में ये उनकी मौत हुई? हेनरी फोर की। तो सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू विल फील इट इजी, इजिली याद रखना इसको। क्या होगा अगर रीन की बात करें, चार किन तीन जो है उनकी किंगडम्स में से रहे, तो क्या था? 3 2 4, एडवर्ड थ्री, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर। हेनरी फोर की रीन में ये इनकी डेथ हुई। और फेमस वर्क क्या है इनका? कैंटरबरी टेल्स। सो अब हम बात करते हैं, हमने चासर की बर्थ के बारे में, उनकी रीन के बारे में बात की, उनकी पेरेंट्स के बारे में बात की। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोमिनेंट वर्क्स ऑफ जाफरी चासर, कौन कौन से बड़े वर्क, कौन कौन से मेजर वर्क्स उनके रहे हैं, जिनको हमें किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए याद करना, लर्न करना, माइंड में रखना, माइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो अब इनके मेन मेजर वर्क्स क्या हैं? द बुक ऑफ डचेस, द बुक ऑफ द डचेस काफी फेमस, बहुत फेमस वर्क है। द हाउस ऑफ फैम, बहुत ही फेमस वर्क है ये भी। एन लीडा एंड एरसाइट, उसके बाद है पार्लियामेंट ऑफ हाउल्स, उसके बाद ट्राइलिस एंड क्रिसीड, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द कंट्रवरी टेल्स एंड 80 ट्राइज ऑन द एस्ट्रोल। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन वर्क को जरूर पढ़ना होगा। इनके समरी, ब्रीफ समरी, करेक्टर्स, प्लॉट, इंपॉर्टेंट लाइंस, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। सो एक बार फिर से मैं मेजर वर्क्स को रिपीट कर लेता हूँ। द मेजर वर्क्स इंक्लूड्स द बुक ऑफ डचेस, बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनलिडा एंड एसाइट, पार्लियामेंट ऑफ हाउल्स, ट्राइलेस एंड क्रेसीड, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द कंट्रवरी टेल्स, ए ट्रीटाइज ऑन द एरिस्टोटल। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जाफरी चासर सर के। सो अगर हम इनका जो फेमस वर्क है कंट्रवरी टेल, इसके बारे में बात करें, तो कंट्रवरी टेल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। पहले इंट्रोडक्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन एक, क्योंकि इसके बाद कंट्रवरी टेल्स पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो द कंट्रवरी टेल्स क्या है? कंट्रवरी टेल्स किस में लिखी गई है? मिडिल इंग्लिश में लिखी गई है। तो कंट्रवरी टेल्स मिडिल इंग्लिश, टेल्स ऑफ कंट्रवरी है इसमें। कंट्रवरी जो है वहाँ का जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। इज ए collection of 24 stories that runs to over 17,000 lines written in Middle English by Chafरी चास। अब देखिए कंट्रवरी टेल्स क्या है, इसकी भाषा किस भाषा में लिखी गई थी? मिडल इंग्लिश में। प्लॉट कहाँ का है? कैंटरबरी का है। और कितनी इसकी लेंथ कितनी है? 17,000 लाइन्स, इनकी अबव 70,000 लाइन्स, 17,000 लाइनों से भी ऊपर लाइनें हैं इसकी। और टोटल स्टोरीज कितनी इसमें? 24 स्टोरीज है। एक्चुअली लिखनी तो उनको 120 थी, क्योंकि 30 पिलग्रम थे, 30 पिलग्रम थे, इंक्लूडिंग जाफरी चासर एंड हैरी वैली जो होस्ट था तबाडीन का। तो टोटल पर्सन थे 30, तीनों को लिखना था
दो 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 स्टोरीज उनको नरेट करनी थी, टोल्ड करनी थी, बतानी थी। कंट्रवरी जो थॉमस बैकट की यात्रा पे वो जा रहे थे, वहां पे जा रहे थे, पिलग्रिम पे जा रहे थे। तो दो उनको जाती बार बोलनी थी सबको, दो दो। तो 30, 2 हजार 60, 60 वो हो गई। उसके बाद दो दो आती बार बोलनी थी, तो 60 वो भी 30 में, 30, 2 हजार 60, 60 + 60 हो गया 120। तो टोटल कितनी उनको बोलनी थी, कहानी कितनी थी टोटल, उनका जो टारगेट था 120 थी। बट वो सिर्फ 24 ही कंप्लीट कर पाए थे, बिकॉज उसी दौरान 1400 की डेथ हो चुकी थी। 14 और अभी 24 ही स्टोरीज इन्होंने कंप्लीट की थी लिखने। तो सो इनका टारगेट अधूरा रह चुका था इस तरह से। तो चलो हम बात करते हैं कि ये किस में लिखी थी। द कैंटरबरी टेल्स, मिडिल इंग्लिश में द टेल्स ऑफ कैंटरबरी है, इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज दैट रन टू आवर, अबव लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 17,000 लाइन्स, रिटन इन मिडिल इंग्लिश, जिसको मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है, ना कि ओल्ड और ना आज की जो इंग्लिश है, बल्कि मिडिल इंग्लिश में। बाय जाफरी चासर ने, बाय जाफरी चासर इसके आथर हैं। तो अब लिखी कब थी, किस दौर में लिखी थी? बिटवीन 1387 एंड 1400, 1380 से 1400 के बीच में। इतना टाइम इनको लगा था इन स्टोरीज को, कहानियों को लिखने में। इट इज वाइडली रिगार्डेड एज चासर्स मैग्नम ओपस। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नम ओपस, व्हाट इज मैग्नम ओपस, या व्हाट इज द सेकंड द नेम गिवन टू द कंट्रोवर्सी टेल्स ऑफ चासर। तो इस तरह ये दोनों चीजें आपको इनको आपने याद रखना है कि मैग्नम ओपस इसको कहा गया है, एक बहुत ही बड़ा नाम दिया गया है इसको, क्योंकि इसकी बिकॉज ऑफ इट्स फैमिलियरिटी, बहुत ही फैमिलियर, मशहूर, फेमस हो चुकी है कंट्रोवर्सी टेल्स। द टेल्स मोस्टली रिटन इन वर्स, और ज्यादातर टेल्स किस में लिखी? वर्स में लिखी हैं। प्रोज में भी है, तो एक रोज में, प्रोज में भी है, हम बात करेंगे जब हम पे बात करेंगे तो। ऑल दो सम आर इन प्रोज, देखो यहाँ पे लिखा है कि कुछ प्रोज में भी हैं, आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट बाय ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स था, कितना ग्रुप था उनका? 29 पिलग्रिम्स थे, इंक्लूडिंग चासर। चासर यहाँ पे राइटर भी हैं, पोइट का नाम का भी काम कर रहे हैं, और एक एज ए पिलग्रिम भी हैं। तो इंक्लूडिंग चासर हमारे पास 29 है। और एक एक वक्त मैं अपनी बात करूं, जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते थे, तो हमें एक चीज मिली थी वहां पे, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि कितने पिलग्रिम थे। तो टोटल नंबर हमें ये बताया जाता था कि 29 पिलग्रिम्स। एक बार रिपीट करूं, मेरी इस बात को दोबारा सुनना मत, मेरी बात को समझो कि मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ आपको, कि जब हमें बताया जाता था, पर वो क्वेश्चन क्या था? रॉन्ग था। वो रॉन्ग क्या, गलत क्या क्वेश्चन था कि 29 पिलग्रिम माने जाते थे, 29 पिलग्रिम्स। एक आर्थर, हमारे विलियम जाफरी चासर, 29, और चासर हो गए 30, और हैरीबेल 31। राइट आंसर माना जाता था हमारे दौरान में, क्या माना जाता था उस वक्त? और बहुत सारी बुक्स में लिखा था, मार्केट बुक्स जो गाइड्स थे, आज भी उन बुक्स में वही लिखा होगा, वो बुक्स में चेंज थोड़ी हो गया ऐसे। पर उसके बाद इसमें जो चेंज है, इसको रेक्टिफाई किया गया है। तो एक्चुअली क्या है, इन पिलग्रिम कितने हैं? इंक्लूडिंग चासर 29 है, 28 वो प्लस एक चासर, हो गए 29 पिलग्रिम। तो एक है होस्ट इनके, जो कि टब्बार्ड इनमें है, जहाँ पे ये स्टे किए हुए रहे हैं, रुके हैं, तो जिसका नाम हैरी वैली है। तो टोटल पिलग्रिम कितने हो गए इस तरह से? 30, 29 पिलग्रिम ओरिजिनल पिलग्रिम्स, और एक हैरी वैली होस्ट उनका, तो क्या हो गया? 30। क्योंकि इससे आगे वो भी पिलग्रिम बनने वाले हैं ना, क्योंकि वो भी शायद पिलग्रिम पे जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या, जब वो, अब ये हुआ क्या कि द ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स था, एज दे ट्रेवल टुगेदर फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी। तो लंदन से वो आए थे, कैंटरबरी जा रहे थे, टू विच द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकट। थॉमस बैकट की सेंट श्राइन पे जा रहे थे, मकबरे पे जा रहे थे वो, एट कैंटरबरी कैथेड्रल। द प्राइज फॉर दिस कंटेस्ट, और इसमें कहा गया था कि जो भी बेस्ट स्टोरी टेलर होगा, उसको क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। वो क्या रहेगा? ए फ्री सपर, एस्यूडल्फी, सपर, सपर या मील, एक फ्री मील, उसको फ्री खाना उसको दिया जाएगा एक इनाम के तौर पे, एट द टबार्डिन। कहाँ दिया जाएगा? टबार्डिन में, एट साउथ यार्क ऑन थिएटर। जब वापस आएंगे तो बेस्ट स्टोरी टेलर जो रहेगा, उसको फ्री का सफर मिलेगा, वहां पे खाना मिलेगा, मील मिलेगा। कहाँ पे? टबार्ड इन में। और टबार्ड इन का होस्ट कौन है, वहाँ का कौन मालिक कौन है? हैरी बेली, जो कि इस वक्त इन पिलग्रिम्स का होस्ट है, जब ये जा रहे थे वहां पे रुके हैं जब। सो ये था इन ब्रीफ ब्रीफ अबाउट चासर एंड हिज फेमस वर्क्स। सो फ्रेंड्स,
आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एक शॉर्ट वीडियो है ये। इसके बाद हम 7वें ही में दूसरा वीडियो इस पे तैयार करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, तैयार किया मैंने, रिकॉर्ड करूंगा और जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएगा हम मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, या अगर हैंडल का नाम आप पढ़ें तो @, लर्न इंग्लिश विद विपन, LEAR इन लर्न, ENGLASH इंग्लिश, WITH VIP लर्न इंग्लिश विद विपन। तो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी फिर से कि सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू करना चाहूंगा। यू पीपल, यू आर सपोर्टिंग मी। आपने बहुत जल्दी से मेरे वीडियोस को पिकअप किया है। बहुत सारे मुझे फोन कॉल्स, हाँ, एक बात और रिपीट करूँ, बहुत सारे गाइस फ्रेंड्स मुझे फोन कॉल या ईमेल करते हैं। तो बेहतर उससे यही रहेगा कि अगर आप कमेंट सेक्शन में ही कमेंट्स वहाँ पे लिखें, जो भी आपकी क्वेरीज हों, जो आप नई चीज चाहते हैं, जो अमेंडमेंट या अमेंडमेंट मेरे मान लो वीडियो बनाने के ढंग में अगर कभी कोई आप समझो कि इस तरह से ठीक रहेगा, सजेशन भी दे सकते हो। क्योंकि नॉलेज जो है ना, लर्निंग जो है एक दूसरे से आती है, एक्सपीरियंसेस जो है वो काम करने से आते हैं। आपके पास जितना भी नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करना अगर नहीं आए तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं लगता तो आप ये भी मुझे कह सकते हो, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई कंटेंट वेरी इजी एंड ब्रीफ। ब्रीफ इसलिए ताकि क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता सबके पास कि हम बहुत सारी बुक्स को पढ़ें। तो फिर हमें तो पढ़नी पड़ती है, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमें बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है। कुछ इंटरनेट सोर्सेज होते हैं जो अ, एक सिक्योर सोर्सेज या अथेंटिकेट सोर्स, उन पे जाना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को हमें कंपेयर करके एक कंटेंट तैयार करना पड़ता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रही। मान लो फलानी बुक में जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताई कि फलानी बुक में अजीब लिखा था 31 पेजी टोटल पिलग्रिम्स। अब जबकि रेक्टिफाई के जो दोबारा अच्छी तरह से उसको देखा सभी लोगों ने, मुझसे पहले भी, मैंने ही किया, तो मैंने ही क्यों, मैं तो मेरा तो आज काम कर रहा हूँ, हो सकता है मुझसे महीने 2 महीने पहले किसी लोग ने और ने भी उस पर काम किया और देखा कि उसमें उस क्वेश्चन में क्या थी, गलती थी, हालांकि उसी को राइट माना जाता था 31 को, हालांकि 31 नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हमने बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे कभी बुक्स को भी कंसल्ट करना पड़ता है। उसके बाद इंटरनेट सोर्सेस को भी या अथेंटिकेट सोर्सेस को भी कंसल्ट करना पड़ता है, तो उसको मेहनत लगती है। सो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट रही आप सबके साथ कि आपकी जो भी क्वेरीज हो, आपको अच्छा भी लगे तो भी कमेंट कीजिए और लाइक करें, ताकि हमें इससे थोड़ा सा हौसला आता है, एनर्जी मिलती है, करेज एनकरेज हो जाते हैं हम लोग, ताकि हम कंटेंट को तैयार करने में मेहनत करें, और भी ज्यादा मेहनत करें, ताकि आप लोगों को हमारा फायदा पहुंच रहा हो। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी मेरा कंटेंट शेयर करें, ताकि हर किसी के पास ये पहुंचे, और साथ में एक अच्छा कंटेंट तैयार करने की मैं भी कोशिश करूं, और मुझे एनर्जी आए कि ठीक है, मेरे साथ मेरे सपोर्टर्स मेरा काम कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए अथेंटिकेट सोर्सेज से काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि अभी हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हिस्ट्री जो थी, जहाँ तक पूरा जो हमारा एक जबानी वाला माहौल था ना, जो जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी, कहाँ से जाके ढूंढना था हमें। तो अब इसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, चलो उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ऐसी बात नहीं, मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि कोई भी जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज हैं, चाहे वो किसी स्टेट का सेट का है, या किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का है, अ, या फिर UGC नेट का है, तो यही देखा जा रहा है कि हर बार पेपर सेटर जो हैं वो डाइव डीप कर रहे हैं, बहुत गहराई में जा रहे हैं, ताकि क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि एक डीप स्टडी में आप तक पहुंचाऊं इन ब्रीफ करके, ताकि आपको आपका समय भी जाया ना हो, आपको कंटेंट भी अच्छा मिले। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।